नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। रामधारी गुप्ता जी खंड 1 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हमारा डिक्टेशन है और ये पार्ट 10 है जिसमें हम प्रतिलेखन संख्या 27 तक पहुंच चुके हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी स्किल की तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है। डिक्टेशन तो जो रामधारी गुप्ता जी का आ रहा है वो आ ही रहा है, साथ साथ वाक्यांश और आउटलाइन का भी डिक्टेशन आपको मिलेगा, जो आपकी उन शब्दों पे पकड़ बनाएगा जिसमें आप फँस जाते हैं। मटेरियल प्रोवाइड करना मेरा काम है, लेकिन उस मटेरियल को यूज़ कैसे करना है, आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपका काम है। उन पे वर्क करना, उन पे मेहनत करना, अपनी कमी को ढूँढ के उसे दूर करना, ये आपका काम है। ये एक ऐसा समय है जिसमें कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 2 डिक्टेशन आपको डेली ट्रांसक्राइब करना होगा। और 2 डिक्टेशन जो आप ट्रांसक्राइब करेंगे वो ऐसे नहीं कि बस कर लिया, इतनी एरर आ गई हो गई। पूरा अच्छे से एनालाइज़ करिए कि कहाँ एरर आ रही है, किस वजह से एरर आ रही है। शॉर्ट हैंड अगर आपसे छूट गई है तो क्यों छूटी है, आप उसको देखिए, समझिए कि क्या आपसे अभी भी आउटलाइन नहीं बन पा रही है। अगर नहीं बन पा रही तो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर और कोई रीज़न है, अगर आपकी हिंदी गलत हो गई है तो आप उसको तुरंत जाके चेक कर लीजिए। अलग-अलग प्रकार से आउटलाइन एकवचन, बहुवचन कैसे बनाते हैं, अगर बिंदी लगी है तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अभी ही देखना होगा। और अगर आपकी वर्तनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि जैसे रुपया लिए, चाहिए, इस सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो ये सब के लिए कोई भी आप हिंदी की एक बुक देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी जहाँ डिक्टेशन भी लिखते हैं, अगर उसकी पीडीएफ में ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, लिखा कैसे हुआ है। और कामा वगैरह पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ आ चुकी हैं चैनल पे, तो दोबारा वो चीज़ नहीं बताएँगे फिर से। लेकिन हाँ, अगर आपको 80 का स्किल क्वालीफ़ाई करना है तो प्लीज़ 80 पे डिक्टेशन मत लिखिएगा, 90 या 100 लिखिए। और अगर रामधारी गुप्ता जी खंड 1 का लिख रहे हैं, तो मुझे पता है कि अगर आप 80 लिखना चाहते हैं तो 100 में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर 15 सेकंड में अगर आपको 80 की स्पीड में 20 शब्द मिलता है, तो इसमें हर 15 सेकंड में सिर्फ 25 शब्द मिलेगा। 15 सेकंड में 5 शब्द मिलेगा आपको एक्स्ट्रा, अगर आप 100 में लिखते हैं तो। और वो शब्द भी, क्योंकि रामधारी गुप्ता जी का डिक्टेशन है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि 5 शब्द बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत कठिन आपके लिए होगा। नॉर्मल से रहते हैं और काफ़ी छोटे-छोटे शब्द रहते हैं। तो आप ईज़िली इसको टैकल कर सकते हैं और थोड़े बहुत आप कोशिश करिए, वाक्यांश भी बनाइए। और ख़ासकर जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस शब्द हैं, जो वाक्यांश बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जो हर डिक्टेशन में लगभग आ ही जाते हैं, उनका आपको वाक्यांश बनाना है। और बहुत ऐसे वाक्यांश मत बना लीजिएगा, अगर आप कहीं वीडियो देख लें कि हाँ, ये 140 और 160 का वाक्यांश है और बहुत दमदार है, हम यही बनाते हैं, तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रखें फिर तो अलग बात है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, अगर अब से हम प्रैक्टिस कर लें और 5-5 से 7-7 शब्दों को एक साथ एक ही वर्ड में हम बना डालें एक ही आउटलाइन में, तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आप जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो आपके लिए वो दिक्कत कर देगा। इसलिए शॉर्ट हैंड लिखिए तो वो भी आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्ट हैंड में कैसे राइटिंग होती है। शॉर्ट हैंड में भी राइटिंग होती है। जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना अच्छा आप बनाएँगे, उतना अच्छा आप पकड़ पाएँगे, उतनी आपकी पकड़ होगी। तो आज के डिक्टेशन को फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं और आगे जो भी वीडियोज़ आएँगी, उसमें आउटलाइन का डिक्टेशन भी रहेगा, वाक्यांश का डिक्टेशन भी रहेगा, स्किल से रिलेटेड जानकारियाँ भी रहेंगी। सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस अपनी तैयारी को एक नया रूप दे दीजिए अब से। तो फिर चलिए, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आप सभी लोग रेडी हो जाइए और प्लीज़ कॉपी को डिवाइड करके ही लिखिएगा। अगर आप अभी तक अपनी कॉपी को बीच से लाइन खींच के 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा, क्या उससे उत्पादन बढ़ता है? क्या वितरण में समानता आती है? और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च ना करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर
सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं, तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाएं। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों, तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं। उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम
छोटे छोटे उद्योग धंधों को, विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी ओर से शिकायतें आई हैं और यहाँ बातचीत चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे, परंतु यह विषय स्वायत्त शासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी कि हमें आशा है। और मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह मानवता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें राजनीति का कोई रंग नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुन कर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है उनके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि इन केंद्रों के साथ साथ बेसहारा महिलाओं के लिए जो कि समाज से तिरस्कृत हैं, ऐसी महिलाओं के लिए जगह जगह इस प्रकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथ ही साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की तरफ भी प्रयत्न किया जाए। इस विषय में मेरा एक सुझाव है जो कि अनाथ बच्चे हैं, जो बेसहारा महिलाएं हैं, उनकी तरफ हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। स्टॉप। आज का डिक्टेशन यहाँ पे समाप्त होता है और हमारा अगला डिक्टेशन भी रामधारी गुप्ता जी खंड 1 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए रहेगा। आज प्रतिलेखन संख्या 27 तक हम लोग पहुँच चुके हैं और जिस शब्द पे आज का डिक्टेशन खत्म हुआ है जस्ट उसी के आगे वाले शब्द पे अगला डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा। अगर डिक्टेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आउटलाइन वगैरह कुछ आपको पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिएगा, समय बिल्कुल नहीं है एसएससी के लिए। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।